Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss the factors affecting equilibrium. यानी ऐसे factors जो equilibrium को affect करते हैं, उसको disturb करते हैं. उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे for example pressure है, जैसे for example temperature है और volume है. Similarly, the number of moles of a given रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं. तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं. अब उनका असर क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल मौजूद है जिसका नाम है ली शैटले प्रिंसिपल. इसको ली शैटले या ली चैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है. ये कहता है कि इफ़ अ चेंज इज़ इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिस्टम है और हमने कोई चेंज लाया है उसमें, जैसे हमने प्रेशर चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज किया है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज किए हैं. तो इफ़ अ चेंज इज़ इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू नलिफाई या रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज. हमने जो चेंज इसके ऊपर किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में जाएगा, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, ताकि उसके इफेक्ट को नलिफाई किया जा सके. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं. पहला जो हमारा फैक्टर है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल हम पहला फैक्टर वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें हम कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं. इसको चेंज करने से क्या होगा, जनरली ऐसा होता है कि इफ फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स आर एडेड, अब अगर हम रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो है इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इक्वेशन हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. और इफ प्रोडक्ट्स आर एडेड, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा. आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये राइट से किसकी तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा. इसी तरह से इफ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड, सपोज कर लें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको साथ साथ रिमूव भी कर रहे हैं, मिक्सचर से निकाल रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हमारा जो रिएक्शन होगा दिस विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि इफ रिएक्टेंट्स आर एडेड दिस विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ द प्रोडक्ट्स आर एडेड देन दे विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा. एंड इफ द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड, अगर हम प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं तो दिस रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मज़ीद प्रोडक्शन होगी किसकी, प्रोडक्ट्स की. अब हम एक पार्टिकुलर एग्जांपल पढ़ते हैं कि इस एग्जांपल को देखते हुए आपको सही तरह से समझ आ जाएगा कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या और कैसे हुआ करता है. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है कि जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं. ये हमारा एक इक्विलिब्रियम है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज हम इसमें ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं, हम जो रिएक्टेंट साइड है उस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं.
इसके इंक्रीज करने से क्या होगा कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, वो ये होगा कि सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O विल प्रोड्यूस। इस दौरान क्या हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो पहले मौजूद थी, जितनी मौजूद थी, मजीद प्रोड्यूस हो जाएगी और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। साथ ही वाटर का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा कि द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू, किस वजह से, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। आपको पता है, मैंने जिस तरह बताया कि बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। उसके बढ़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मजीद प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब ये प्रोड्यूस होंगे तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ेगा। और एट अ सर्टेन टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर, द RF will become equal to RR, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड इससे क्या होगा, another equilibrium will be established। क्या हो जाएगा, इससे एक और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सेकंड इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर उस वक़्त जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर हैं, इनका कंसंट्रेशन पहले की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम दूसरा क्या कर सकते हैं, सपोज कर लें कि यही रिएक्शन हम दोबारा लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब हमें पता है कि वाटर जो है ना, इसको हम आसानी के साथ लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको लिक्विड बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा कूल करेंगे तो इट विल टर्न इनटू लिक्विड। हम ये कह सकते हैं कि रिमूव वाटर, फॉर एग्जांपल इन दोनों में से जो वाटर है इसको हम रिमूव करते हैं। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम टेम्परेचर कम करेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लिक्विड बन जाएगा तो फिर इसके साथ रिएक्शन के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए हमारा रिएक्शन फिर फॉरवर्ड जाएगा। तो वाटर रिमूव करने से क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल डिक्रीज। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल डिक्रीज। जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो फिर क्या होगा, टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम किस तरह से रिस्टोर हो सकता है, यानी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, the rate of reverse reaction, some carbon dioxide will react with hydrogen gas and concentration of carbon monoxide and water will be increased। इससे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। सो द RR
again will become equal to R if, and as a result another equilibrium will be established. At the time of equilibrium, the rate of forward reaction and rate of reverse reaction will be equal. So this was the effect of change in concentration of reactants or the change in concentration of products. Again मैं इसको समरी के तौर पर बताता हूँ कि अगर हम इन दोनों में से किसी को कंसंट्रेशन का बढ़ाते हैं, we add carbon dioxide or hydrogen gas, this will move forward. Similarly, if we remove one of these, इन दोनों में से कोई भी हम remove करेंगे, this will also result in the increase in forward reaction. So the reaction will move from left to right. और अगर हम इन दोनों में से किसी को हटाते हैं तो फिर ये बैकवर्ड आएगा, या इन दोनों में से किसी को बढ़ाते हैं तो भी ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा. दूसरा जो है वो है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और इन वॉल्यूम. हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है. प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ करता है. तो इस वक्त जिस वक्त हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया हो कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो, तो फिर हम ये देखना चाहेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से वो कैसे मुतासिर होगा, किस तरह से इफ़ेक्ट होगा. तो इसके लिए एक दो बातें लाजमी याद रखें. वो ये है कि if the number of moles of reactants are equal to the number of moles of the product, then there will be no effect. No effect. अगर फर्ज करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हों तो फिर क्या होगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस वेपर स्टेट में, इनको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं और इससे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस. अब यहाँ पर टोटल करके 1 + 1 यानी इक्वल टू 2 मोल्स हैं. 1 मोल आयोडीन के और 1 मोल हाइड्रोजन के, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2. और यहाँ पर अकेले हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2. तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से या प्रेशर डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा. नंबर बी, अगर फर्ज करो ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स are not equal to number of moles of products, then equilibrium will be disturbed. ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा बाय प्रेशर और वॉल्यूम चेंज. हम अगर वॉल्यूम चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करेंगे तो इस तरह से वो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. अब इसमें भी दो बातें हैं. नंबर 1, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो फिर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर the reaction will move from left to right. यानी अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम है तो फिर प्रेशर इंक्रीज करने से हमारा रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक
इक्वेशन है कि जिसमें सपोज कर ले हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के उससे बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें हमें नजर आता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है 2 + 1 = 3 मोल्स हैं, जबकि इधर इस तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 मोल्स के बराबर हैं। तो इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेस कम चाहिए तो हम अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जितना वॉल्यूम को कम होता चला जाएगा तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है तो हमारा ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है और जहां पर वॉल्यूम कम चाहिए या स्पेस कम रिक्वायर्ड है। इसलिए इस तरह का रिएक्शन जब होगा तो प्रेशर इंक्रीज करने से ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। दूसरी सूरत में अगर फर्ज करो ऐसा हो जाए कि सपोज करें कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेसर देन प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं लेकिन रिएक्टेंट्स कम हैं, तो इस तरह से क्या होगा, फिर क्या होगा वो इस तरह है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन विल मूव फ्रॉम, प्रेशर इंक्रीज करने से ये जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। सपोज कर लें कि हमारे पास एक रिएक्शन है और वो ये है कि हम एमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, एमोनिया को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, इससे हम नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं और साथ ही इससे हम हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 + 3 = 4 मोल्स हैं, जबकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सिर्फ 2 मोल्स हैं। तो अब हम जानते हैं कि रिएक्टेंट्स के मोल कम हैं, प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स को वॉल्यूम कम चाहिए, स्पेस कम चाहिए। तो अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्पेस या वॉल्यूम कम हो जाएगा, और उस तरह करने पर हमारा जो रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रेशर का इफेक्ट होगा if the number of moles of reactants is not equal to the number of moles of the product. Students, next है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से या टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस तरह से मुतासिर होगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि on the basis of loss or gain of heat there are 2 types of reactions. A रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, या यूँ कह दीजिए कि जब इसको हीट दी जाती है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सॉलिड होता है। अब अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको हीट दी जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये तब्दील हो जाएगा। इस किस्म की रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम ये लिख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं इसको जब हीट दी जाती है तो हीट देने पर वो फिर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। These kind of reactions are called endothermic reactions. इन जैसी रिएक्शंस जो हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड,
ऐसी सूरत में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर रिएक्शन जो हमारा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और इसके डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा जो N2O4 है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बात इसका याद रखें कि डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। जिस वक्त हम ये रिएक्शन करेंगे तो चूंकि हीट इनको दी जाएगी और हीट एब्जॉर्ब होगी, इसलिए जो डेल्टा H होगा यानी जिसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की मिकदार है वो प्लस 57.2 किलो जॉल के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 57.2 किलो जॉल्स पर मोल। अब इसका साइन चूंकि पॉजिटिव है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो कम हो जाएगा। दूसरी किस्म जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बी टाइप। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, इस दौरान हीट जो है इज रिलीज्ड। इस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स होंगे, इनसे प्रोडक्ट्स बनेंगे और साथ ही हीट भी रिलीज होगा। तो इस किस्म के रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करें कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इस दौरान बनता है एमोनिया गैस। एमोनिया गैस के प्रोडक्शन के दौरान जितनी हीट निकलती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो वो बराबर होती है -92 किलो जॉल्स पर मोल की। इतने किलो जॉल एनर्जी इसमें रिलीज हो जाती है। अब चूंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है तो इफ फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज लोअर्ड, अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, दिस रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिएक्टेंट से यानी ये क्या होगा, लेफ्ट से ये जाएगा राइट की तरफ, लेफ्ट से जाएगा राइट की तरफ, यानी इसमें अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो रिमेंबर दैट the production of ammonia requires low temperature। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है, ऐसी रिएक्शंस के लिए जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए टेम्परेचर तो ठीक है, कम रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि इन एक्सोथर्मिक reactions that require
low temperature. If temperature is lowered, if temperature is decreased, lowered, the kinetic energy of reactants decreases. क्या वजह है? उसका वजह ये है कि since kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. टेम्परेचर हम कम करेंगे, ठीक है, फेवरेबल होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरह से रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स आर डिक्रीज्ड, द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड एंड रिएक्शन स्लोज डाउन। क्या हो जाता है? रिएक्शन जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए रिजल्ट ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि यूज कैटलिस्ट। क्या करते हैं? हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं एंड मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी हमने मॉडरेट रखा, इसी तरह कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया, और तीसरी बात हम करते हैं कि चेंज प्रेशर, प्रेशर को या इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अब फॉर एग्जांपल हम जो है जिस वक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के इनसे हम एमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं, तो इस दौरान आयरन और चंद एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, इनको बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो एवरेज टेम्परेचर है, इसके लिए न ज़्यादा है न कम, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, और तकरीबन 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो है ना 200 एंड 300 के दरमियान रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, और इसमें आयरन को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक और रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक है, जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, व्हिच गिव्स अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए हम V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी तकरीबन कोई 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, और 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा जाता है, तब जाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के बारे में था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।